डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अपने कमरे में अनन्या बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए थी, मानो वह उसके बेकाबू दिल को शांत करने में सक्षम हो। उसका चेहरा गर्मी से झुलस रहा था और हर धड़कन ऐसी लग रही थी मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगी। उसके प्रयासों के बावजूद दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार दोहराई जाती रहीं, जिससे उसे चक्कर और घबराहट दोनों महसूस होने लगी। इसी बीच उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन आया। अनन्या चौंक गई और जल्दी से अपना फोन उठाया। उसे आधी उम्मीद थी, आधी आशंका थी कि यह हेल्विश का संदेश होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। एल्विश के सीधे संदेश के बजाय उसे व्हाट्सएप ग्रुप चैट में शामिल कर लिया गया था। उसने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इस समय उसे किसी अनजान समूह में किसने शामिल कर लिया था। स्क्रीन को छूते हुए उसने चैट खोली, लेकिन वह अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि यह किस तरह का समूह होगा। प्रश्नों के उत्तर मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। आरहस विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति के सदस्य ने समूह का गठन किया और मुंबई में पहले से ही काम कर रहे सभी सहपाठियों को आमंत्रित किया। उसका मकसद सीधा साधा था, आज रात ताज मेपल होटल में जन्मदिन की पार्टी के लिए सभी को संगठित करना। समूह में शामिल सभी सदस्य उनके विश्वविद्यालय काल के पुराने छात्र थे। बातचीत जल्द ही जीवंत हो उठी। हमेशा की तरह लोगों के पास आमने सामने बात करने के लिए कुछ न हो, लेकिन ग्रुप चैट में उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। इसलिए एक बार समूह में बातचीत शुरू हो जाने के बाद उसकी दिशा को कोई नहीं रोक सकता। एक के बाद एक संदेश आते रहे, छोटी छोटी नोटिफिकेशन बबल लगातार उसकी स्क्रीन को रोशन करती रहीं। उसका कमरा, जो कभी शांत रहता था, अब संदेशों की डिंग 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 की आवाज से गूंज रहा था। बातचीत, जैसा कि अक्सर होता है, दोस्ताना नमस्कार से शुरू होकर हल्के फुल्के मजाक तक पहुंच गई। जल्द ही यह हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉयफ्रेंड के विषय पर आ गई। आरोही ने सुझाव दिया कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड हो तो वे उसे पार्टी में ला सकते हैं, शायद नई मुलाकातों में दोस्ती या प्यार की चिंगारी भड़क उठे। अनन्या चुपचाप स्क्रीन पर पलकें झपकाती रही। बॉयफ्रेंड? कभी नहीं, बचपन से लेकर आज तक उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं। उसकी रणनीति बस चुपचाप बैठे रहना, संदेशों को देखना और सुर्खियों से दूर रहना थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसकी एक पुरानी सहपाठी ने चर्चा में उसका नाम ले लिया, जिससे वह सुर्खियों में आ गई, इससे पहले कि वह कहीं गायब हो पाती। नेहा ने लिखा था, क्या अनन्या, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और तुम हमसे यह बात छुपा रही हो? उनकी व्यंग्यात्मक शैली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आश्चर्यकृत होकर अनन्या ने तेजी से टाइप किया, ओह। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ समझा पाती, तान्या ने एक और संदेश लिखा, जिससे मामला और भी बिगड़ गया। तान्या ने लिखा था, अनन्या कितनी प्यारी है, जाहिर है उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। कॉलेज में तो बहुत सारे लड़कों ने उसे पटाने की कोशिश की थी। अगर वो हमेशा किताबों में डूबी न रहती तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती। रिया ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही। अनन्या जरूर किसी को अपने साथ रख रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अभी भी अकेली हो। उसे देखो, वह पहले से ही बहुत चुप है। शक की बात है। एक के बाद एक उसके सहपाठियों ने उसे और भी ताने मारने वाले शब्दों से भर दिया, क्योंकि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अविवाहित नहीं थी। अनन्या ना कहना चाहती थी, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं। जैसे जैसे वह इस बारे में सोचती गई, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उनके ताने भरे आरोप उसे एल्विश की याद दिला रहे थे, उसका शांत स्वभाव, जिस तरह उसने कुछ देर पहले उसे छोड़ा था। देखते ही देखते उसके गाल फिर से गर्म हो गए। उसने टाइप किया, ओह, बस इतना ही। घबराहट के मारे उसके मुंह से निकला एक छोटा सा अनिश्चित सा शब्द। लेकिन वह हल्की सी प्रतिक्रिया ही काफी थी। समूह में मौजूद बाकी सभी लोगों को वह बिल्कुल दोषी होने की स्वीकारोक्ति जैसी लगी। मजाक मस्ती फिर से तुरंत भड़क उठी। देखो, उसने मान लिया। कितनी रहस्यमयी हो अनन्या, लेकिन पार्टी में हमें पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि वह अभी भी अविवाहित है, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी अक्षर दबा पाती, अध्ययन समिति की सदस्य आरोही ने उसे सीधे समूह में टैग कर दिया। आरोही, अनन्या, आज रात ताज मेपल होटल में जन्मदिन की पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड को लाना मत भूलना।
संदेश तुरंत ही स्क्रीन पर चमक उठा और अनन्या वहीं थम सी गई। अचानक मिली इस रोशनी में उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। जब तक वह संभली, चर्चा पहले ही तेजी से अन्य मुद्दों की ओर बढ़ चुकी थी और वह चुपचाप पीछे रह गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल रहा था। उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा थोड़ी देर से आती थीं, उसका दिमाग सुस्त रहता था। परिणामस्वरूप वह समय रहते अपनी बात समझाने का अवसर चूक जाती थी। उसकी बढ़ती हुई दहशत के बीच उसके साथी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। क्या करूं? मैं अभी भी सिंगल हूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। यह विचार बार बार उसके मन में घूम रहा था, मानो उसके सीने पर भारी बोझ डाल रहा हो। वह इस अप्रत्याशित गलतफहमी में फंसी हुई महसूस कर रही थी, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो। उसका दुविधाग्रस्त हृदय चिंता से व्याकुल हो रहा था। अगर वह चुप रहती तो हर कोई इसे पुष्टि के रूप में समझता। अगर वह अब अपना मुंह खोलेगी तो वह लगातार उपहास का शिकार होगी। किसी भी हालत में वह बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएगी। और फिर, मानो उसके अपने ही अशांत मन द्वारा प्रेरित होकर, एल्विश का चेहरा उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से कौंध गया। इस विशाल शहर में, जो पूरी तरह से नया था, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अच्छी तरह जानती थी और जिस पर भरोसा कर सकती थी। खुद से बहस करते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या उसे परेशान करना चाहिए? क्या ये बहुत ज्यादा मांगना होगा? वह फैसला करने में अनिच्छुक होकर अपने होंठ चबा रही थी, लेकिन बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार हिम्मत उस पर हावी हो गई। उसने अपनी संपर्क सूची खोली, उसका नाम ढूंढा और दृढ़ता से कॉल बटन पर क्लिक किया। फोन एक बार बजने के बाद कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से एल्विश की मधुर आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवेग में आकर उसने अपनी हताश गुहार लगाई। एल्विश, क्या तुम आज रात मेरे साथ होटल चलोगे? जैसे ही ये शब्द अनन्या के होंठों से निकले, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसका इरादा ये कहने का नहीं था। ये वाक्य कुछ ज्यादा ही चुलबुला और लगभग अस्पष्ट सा लग रहा था। वह कुछ और ही कहना चाहती थी कि उसे बस पार्टी के लिए उससे यह उम्मीद थी कि वह उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे। बस इतना ही। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी शर्मिंदगी ने उसके शब्दों को उलझा दिया और शब्द बेतरतीब ढंग से बाहर निकले। फोन के दूसरी तरफ एल्विश की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए सदमे से उसका चेहरा भावहीन हो गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा था? अचानक से ये लड़की उसे अपने साथ होटल चलने के लिए बुला रही थी। फिर भी उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। अनन्या की मासूमियत, उसके उदार हृदय और घबराहट में अटपटे ढंग से बात कहने की उसकी प्रवृत्ति को वह उनकी 2 संक्षिप्त मुलाकातों से अच्छी तरह जानता था। वह इस तरह से तो कह ही नहीं सकती। उसकी घबराहट भरी और थोड़ी नादान सी शक्ल देखकर एल्विश मन ही मन मुस्कुराया। जाहिर है, वह एक बार फिर किसी मुसीबत में फंस गई थी। उस जिज्ञासा के साथ उसने अंततः बिना किसी झिझक के अपना जवाब दिया। ठीक है। उनके सीधे सादे जवाब ने अनन्या को चौंका दिया। राहत की लहर उसे ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस हुई। वह घबराहट में अपने होंठ कसकर दबाते हुए बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से मान गए। तैयार हो जाओ, एल्विश ने उसी शांत और दृढ़ स्वर में कहा। मैं आज रात 8:30 बजे तुम्हें तुम्हारे घर से नीचे लेने आऊंगा। उनके शब्दों में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनमें वही सुकून देने वाला अधिकार झलक रहा था जो अनन्या को हमेशा अजीब तरह से सुरक्षित महसूस कराता था। तैयार हो जाओ, मैं आज शाम 8:30 बजे तुम्हें नीचे लेने आऊंगा। अपना वचन देने के बाद एल्विश ने खुद को ठीक से तैयार किया, फैशनेबल कैजुअल कपड़े पहने और बेंटले कॉन्टिनेंटल में बैठ गया। ये सीमित श्रृंखला की वह खूबसूरत फिल्म थी जिसे विक्रम को अनिच्छा से बेचना पड़ा था जब उसके पास सोने के बदले भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए विक्रम ने दांत पीसते हुए चाबियां सौंप दी। एल्विश हंसते हुए स्टीयरिंग व्हील पर हाथ फेरने लगा। अब ये तो असली कार है। उस जी वैगन से कहीं ज्यादा स्मूथ है। जैसे ही उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा, W12 ट्विन टर्बो 6.0L इंजन से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई और कार एक बेकाबू जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। ठीक 8:30 बजे एल्विश अनन्या के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। रिया से एल्विश के फैशन और वार्डरोब में आए बदलाव की बदौलत उसके कैजुअल कपड़े भी ऐसे लगते थे मानो किसी प्रीमियम कैटलॉग से निकले हों। बेंटली के बगल में बेफिक्र होकर खड़े एल्विश ने एक शानदार डिजाइनर काला सूट पहना हुआ था। उनकी कलाई पर रोलेक्स डेटोना चमक रही थी और हाथ में लिमिटेड एडिशन कैप बड़े आराम से रखी हुई थी। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय और विचित्र रूप से आकर्षक था, मानो कोई सितारा सहजता से भीड़ में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। वहां से गुजरने वाले लोग आपस में फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये बेंटले कॉन्टिनेंटल नहीं है? इसकी कीमत कम से कम $3 लाख तो होगी ही। बैज को देखो, ये W12 ट्विन टर्बो है। सबसे बेहतरीन मॉडल। वाह, वो कितना जवान, सुंदर और अमीर है। कुछ लोग तो सच में किस्मत के धनी होते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि महिलाएं उसके पीछे पड़ी हैं।
उसे देखो, ऐसा लगता है जैसे वह अभी अभी किसी फिल्म से बाहर निकला हो। एल्विश के 10 मिनट के इंतजार के दौरान डिजाइनर कपड़ों में सजी 6 महिलाओं ने उससे संपर्क साधा, हर एक मीठी मुस्कान के साथ उसका व्हाट्सएप नंबर मांगा और कभी कॉफी पीने के लिए मिलने के बारे में इशारों में सुझाव दिए। एल्विश ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बार बार अस्वीकृति मिलने के बावजूद उनका लहजा गर्मजोशी भरा लेकिन दृढ़ बना रहा, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। आखिरकार एल्विश ने सच्ची सुंदरता देखी थी। उनकी तुलना में ये सभी प्रयास फीके पड़ गए थे। उनके इरादे उनके चेहरों पर साफ झलक रहे थे, पैसा, रुतबा, बस इतना ही। उन्हें इस तरह के खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यही बात आसपास मौजूद अविवाहित पुरुषों के लिए नहीं कही जा सकती, जो हताशा में अपने दांत पीस रहे हैं लेकिन केवल निराशा में बुदबुदा सकते हैं। उनके लिए उसके जैसी महिलाएं पहुंच से परे देवियां थीं। एल्विश के लिए वे महज पृष्ठभूमि का शोर थीं। कुछ ही मिनटों में अनन्या ने अपना मेकअप पूरा कर लिया और फैशनेबल कपड़े पहन लिए। सीढ़ियों से उतरते समय उसके नंगे पैरों से लगभग कोई आवाज नहीं हुई। उसका दिल डर और उम्मीद के मिले जुले भाव से धड़क रहा था। सजे धजे होने के बावजूद उनमें अब भी भोलापन और प्यारी सी मासूमियत का स्वाभाविक आकर्षण बरकरार था, एक ऐसी मासूमियत जो उन्हें एक ही समय में आत्मविश्वासी और कमजोर दोनों दिखाती थी। अगर किसी लड़के में इस तरह का आकर्षण होता तो वह बिल्कुल मूर्ख लगता, लेकिन अनन्या पर यह बिल्कुल सही लग रहा था, एक ऐसा आकर्षण जो पुरुषों में तुरंत सुरक्षात्मक भावना जगा देता था। बहुत खूब। फुटपाथ पर खड़ी शानदार बेंटले कार को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सदमे से मुंह खोलकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। एल्विश, क्या ये तुम्हारी कार है? उसे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने ऑफिस में कई लोगों को लग्जरी वाहनों, खासकर उस चमकीले बी लोगों वाले वाहनों के बारे में लगातार बातें करते हुए सुना था और उन्हें पौराणिक बताया था। उसके लिए ये वाहन बिल्कुल अलग स्तर का था, सहजता से चलती, बहती हुई रेखाएं। इसमें एक ऐसा आकर्षण था जो सड़क पर अन्य वाहनों के बीच भी लोगों का ध्यान खींचता था, ऐसा लगता था मानो यह चिल्ला रहा हो कि यह बेहद महंगा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह ऐसी चीज नहीं थी जो किसी आम सुरक्षाकर्मी के पास हो। यह मेरा नहीं है, एल्विश ने सहज भाव से कहा, उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। दरअसल, ये सच है, यह विक्रम का ही है। उसने उसे कार में बैठने का इशारा किया, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी मुस्कान उसके स्तब्ध चेहरे पर शरारती ढंग से कोमल थी। सदमे में होने के बावजूद अनन्या अभी भी इतनी भोली और प्यारी लग रही थी, मानो वह उस तरह की लड़की हो जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा न हो कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं कितनी दिलचस्प थीं। जैसे जैसे एल्विश उसे बेहतर तरीके से जानने लगा, उसे यह एहसास होने लगा कि वह एक अनपढ़ी किताब की तरह है, दिखने में सरल, लेकिन पन्ने दर पन्ने उतनी ही आकर्षक। बेंटले के अंदर अनन्या की आंखें चारों ओर बेतहाशा घूम रही थीं। वह चुपचाप इंटीरियर की प्रशंसा कर रही थी, आलीशान चमड़े से लेकर केबिन में फैली परिष्कार की सूक्ष्म सुगंध तक। वह एकदम सीधी होकर बैठ गई, हाथ चिंता से उसकी गोद में जुड़े हुए थे, उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था, मानो उसे डर हो कि कार में बैठने से वह किसी तरह कार को दूषित कर देगी। तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? एल्विश ने मन ही मन मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों के कोने शरारत से सिकुड़ गए जब उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। अगर उसकी जगह कोई ऐसी लड़की होती जो उससे फ्लर्ट करती थी, तो वो अब तक हिम्मत जुटाकर सेल्फी ले रही होती, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मांग रही होती और उसे इम्प्रेस करने के लिए लगातार बातें कर रही होती। लेकिन अनन्या वैसी नहीं थी, वह शर्मीली, अंतर्मुखी थी, कोने में बैठी एक छोटी चिड़िया की तरह, थोड़ी घबराई हुई और प्यारी भी, जिससे किसी तरह स्थिति काफी अधिक आरामदायक हो गई। उसकी झिझक को दूर करने के इरादे से एल्विश ने गाड़ी चलाते समय बातचीत को आगे बढ़ाया। तो फिर बताओ, तुमने मुझे आज रात होटल में क्यों बुलाया? क्या बात है? इस सवाल ने अनन्या को स्तब्ध कर दिया, उसके गाल गुलाबी हो गए और वह चुप रही। वह दुनिया को खुलकर कैसे बता सकती थी कि उसे एल्विश की जरूरत है कि वह उसके प्रेमी होने का नाटक करे। यह विचार ही इतना शर्मनाक था कि इसे जोर से बोलना तो बिल्कुल ही अलग बात थी। उसकी चुप्पी लंबी खींच गई, असहज लेकिन किसी तरह मनमोहक भी, और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। ओह नहीं, वो ऐसा कह ही नहीं सकती। ये बहुत शर्मनाक होगा। ये देखकर कि वह कोई जवाब नहीं देने वाली है, एल्विश ने हल्की सी हंसी हंसते हुए असहाय होकर अपना सिर हिलाया और लापरवाही से विषय बदल दिया। उसकी आवाज सहज थी, मानो वह उसे खुद से बचा रहा हो। 20 मिनट बाद एल्विश ने ताज मेपल होटल के गेट पर बेंटले को आसानी से पार्क कर दिया, जिसकी चमचमाती बॉडी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चमक रही थी। अनन्या जल्दी से बाहर निकल गई, लेकिन सफर के कारण उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने देखा कि आरोही उसका इंतजार कर रही थी। अध्ययन समिति की हमेशा मेहनती सदस्य आरोही समय से पहले ही आ गई थी क्योंकि वह जानती थी कि अनन्या की दिशा की समझ बिल्कुल निराशाजनक थी। उसे डर था कि पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही उसकी दोस्त इस भूल भुलैया जैसे होटल में रास्ता भटक जाएगी।
लेकिन जब आरोही ने अनन्या को देखा तो वह दंग रह गई। उसका मुंह खुला रह गया जब उसने अनन्या को बेंटले से बाहर निकलते देखा, एक ऐसी गाड़ी जिसकी कीमत ज्यादातर लोगों की जीवन भर की कमाई से भी ज्यादा होती है। अपनी दोस्त को इतनी आलीशान कार में देखकर उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसका दिल इतना अभिभूत हो गया कि मानो फट ही जाएगा। अरे नहीं, ये तो 300,000 डॉलर की बेंटले W12 है। मॉडल को पहचानते ही आरोही की आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। क्या ये कार अनन्या के बॉयफ्रेंड की हो सकती है? इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, कार का दरवाजा एक बार फिर खुला और वाकई में एल्विश बाहर निकला। अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर आरोही का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति लंबा, आकर्षक था और उसमें एक ऐसी सहज आभा थी जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। कॉलेज की उस भोली भाली, मासूम अनन्या ने उसके जैसे किसी व्यक्ति को कैसे और कब पटा लिया, ये देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। अनन्या अपनी सहेली के चेहरे के हाव भाव देखकर तुरंत घबरा गई। उसे लगा कि वह रंगे हाथों पकड़ी जा सकती है और उसका चेहरा लाल हो गया। बिना किसी झिझक के उसने एल्विश का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसका प्रेमी हो। ये हरकत इतनी अचानक हुई कि एल्विश भी पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या हो रहा है? एल्विश के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। वह मेरी बांह को इस तरह क्यों पकड़े हुए है? और वो लड़की ऐसे क्यों घूर रही है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो? कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन अनन्या ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जिससे अंततः उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। आप अब जा सकते हैं, अनन्या ने एल्विश की जिज्ञासु निगाहों से बचते हुए जल्दबाजी में कहा। क्या आप मुझे किस लिए इनाम दे रहे हैं? ड्राइवर के लिए। उसकी सवालिया निगाहों को देखकर उसके गाल इतने गर्म हो गए कि उन पर अंडा तला जा सकता था और शर्म से वह मुंह फेर लिया। एल्विश ने कुछ देर तक उसे आरोही के पास जाते हुए देखा और फिर उसने राहत की सांस ली। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया और फिर वह अपनी बेंटले कार में बैठकर चला गया। इसी बीच अनन्या आरोही के पास दौड़कर पहुंची और सामान्य दिखने की कोशिश की, हालांकि उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। आरोही आगे झुकी, उसकी आंखें आश्चर्य और उत्साह से चमक रही थीं। वाह अनन्या, तुम्हें इतना अमीर बॉयफ्रेंड कब मिल गया? तुमने मुझे बताया तक नहीं। आरोही ने आश्चर्य और ईर्ष्या से भरी आवाज में कहा। नहीं नहीं, मत पूछो, चलो खाना खाने चलते हैं। ताज मेपल होटल में अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह जल्दी से आरोही के पीछे पीछे चलने लगी, मानो वह बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसका धड़कता दिल पकड़े जाने के डर से चीख रहा था। इस दौरान ड्राइवर की सीट पर बैठे एल्विश ने माथे पर शिकन डाली। उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। दिशाहीन ये लड़की मुझसे कोई राज छुपा रही होगी। क्या वो ठीक रहेगी? उसका कोमल दिल एक बार फिर जाग उठा, जो केवल रिया और अनन्या जैसी प्यारी और खूबसूरत लड़कियों के लिए ही होता है, जिनसे वह खुद को दूर नहीं रख पाता था। एक पल भी बर्बाद किए बिना एल्विश ने बेंटले को रिवर्स किया और होटल की ओर वापस चला गया। मन ही मन उसने ये वादा किया कि वह अनन्या पर केवल नजर रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब वह अकेले पार्टी का आनंद ले रही हो तो कुछ भी गलत न हो। योजक चिन्ह। जैसे ही अनन्या और आरोही निजी भोजन कक्ष में दाखिल हुईं, 8 सहपाठी पहले से ही वहां मौजूद थे। सभी अपने अपने प्रेमियों के साथ हंसते हंसते बातें कर रहे थे। अनन्या पर कुछ उत्सुक निगाहें पड़ीं, जो जिज्ञासा और आश्चर्य से बुदबुदा रही थीं। अनन्या की एक सहपाठी के बॉयफ्रेंड ने सिर झुकाकर अनन्या की ओर देखा। क्या क्या सबने हमें नहीं बताया था कि वे अपने बॉयफ्रेंड को लाएंगे? तुम अपना क्यों नहीं लाए? अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके गाल लाल हो गए थे और वह हड़बड़ाते हुए बोली, आज मेरा बॉयफ्रेंड काफी व्यस्त है। मानो किसी संकेत मिलते ही मीरा कुछ अप्रिय दिखने वाले व्यक्ति के साथ करते हुए अंदर घुस आई। अनन्या की बातें सुनकर वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। कॉलेज के दिनों में हुई शर्मिंदगी की यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं और उसने अनन्या के प्रति अपनी नाराजगी को तुरंत और बढ़ा दिया। कॉलेज में मीरा ने एक सीनियर से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि वह अनन्या को पसंद करता था। उस घटना ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था, जिससे उसके मन में एक ऐसी नाराजगी पैदा हो गई थी जिसे वह तब से अपने अंदर संशय के रूप में पाले हुए थी, और अनन्या को वह अपना परम प्रतिद्वंद्वी मानती थी जिसे उसे हराना ही था। सच में इतनी व्यस्त हो? सबके बॉयफ्रेंड तो यहाँ हैं, लेकिन तुम्हारा कहाँ है? मीरा के लहजे में व्यंग्य साफ झलक रहा था। आखिर वो करता क्या है? क्या वह वाकई यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा व्यस्त है? तो फिर वो काफी अमीर होगा, है ना? उसने अनन्या की आंखों में सीधे देखते हुए उसके झूठ को बेनकाब करने का पक्का इरादा कर लिया था। अनन्या के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही आरोही ने हस्तक्षेप किया और अपना सिर ऊंचा रखा। ओह हाँ, उसका बॉयफ्रेंड शानदार है। मैंने अभी उसे बेंटले में उसे छोड़ते हुए देखा। जी हाँ, 300,000 डॉलर की बेंटले। इतना ही नहीं, वह बेहद हैंडसम, शांत और जाहिर तौर पर बहुत सफल है। उस खुलासे को सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए।
सहपाठियों में हैरानी की लहर दौड़ गई और उत्साहित फुसफुसाहटें तेजी से फैल गईं। बेंटले पागलपन है, और हैंडसम भी। अनन्या कितनी भाग्यशाली है। प्रशंसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन जल्द ही कुछ चेहरों पर ईर्ष्या भी छा गई। आमतौर पर शर्मीली रहने वाली कॉलेज की लड़की को इतना अच्छा लड़का मिल गया। मीरा ने दबी हुई आवाज में नाक सिकुड़ी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बिल्कुल नहीं, अनन्या नाम की ये कुतिया बेंटले चलाने वाले करोड़पति के साथ डेट पर जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह सुस्ती से पीछे झुककर हंसते हुए बोली, अनन्या, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज के बाद से अकेली हो। तुम्हें अचानक बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? प्रहार इतना जोरदार था कि अनन्या हकलाने लगी, उसके गले में शब्द अटक गए। मीरा भी पूरी तरह से गलत नहीं है। अनन्या ने दरअसल एल्विश से अपने बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन वे अभी तक साथ नहीं थे। उसकी चुप्पी ने संदेह को और गहरा कर दिया, और मीरा की मुस्कान और भी तीखी हो गई, मानो वह अपनी चतुराई पर खुश हो रही हो। देखा, कोई जवाब नहीं, मीरा ने व्यंग्य से भरी आवाज में जोर देकर कहा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियां किराए पर लेते हैं कि उनके अमीर बॉयफ्रेंड हैं। अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा दिखावा करते हैं। अनन्या भी शायद यही कर रही होगी। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सहपाठियों ने संदेह भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। आरोही की कहानी अविश्वसनीय लग रही थी, शायद इतनी अविश्वसनीय कि सच न हो सके। सुंदर प्रेमी, शानदार कार, अमीर। क्या ये सब सचमुच वास्तविक था? अनन्या की चुप्पी भी कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी, और उसके गाल पल पल और लाल होते जा रहे थे। उसकी हथेलियां उसकी गोद में बेचैनी से छटपटा रही थीं। अंततः उसने हिम्मत जुटाई और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह रो रही हो। उसे एल्विश का बचाव करना था, उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन उसके मुंह से हर शब्द लड़खड़ा रहा था। उन सभी को लगा कि मीरा का बयान अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, और उन्हें वास्तव में अनन्या के तथाकथित प्रेमी के अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं था। आखिरकार, भीड़ में जो व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, उसके विवाद जीतने की संभावना अधिक होती है। यही बात उस पर भी लागू होती है। अनन्या बेबस थी और चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। किसी भी सूरत में, उसने जो भी कहा हो, हर कोई मीरा का ही साथ देगा, खुद को थकाने के बजाय उसे चुप रहना चाहिए। मीरा के चेहरे पर वह धूर्त, क्रूर भाव, उसके विषैले शब्दों का प्रतिकार करने का कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन पास ही बैठी आरोही ने हल्की सी खांसी की, जिससे मीरा को यह संकेत मिला कि उसने अपनी सीमा पार कर ली है। लेकिन मीरा ने ऐसा दिखाया मानो उसे अपनी गलती का एहसास अभी हुआ हो और वह इसे हंसकर टालने की कोशिश कर रही थी। ओह सॉरी अनन्या, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही थी। मैं बस जैसी हूँ वैसी ही हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, है ना? मुझे बस इस बात का डर है कि जब तक आप हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताएंगी, तब तक हमें उससे मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। कितनी शातिर औरत है। अनन्या की मुश्किलों का मजाक उड़ाने और उसे ताना मारने की हिम्मत भी उसमें अभी तक है। उस समय ये सब दूसरों के मन की उपज थी। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। आखिर गलती तो उसकी ही थी, उसे एल्विश के साथ उसकी कार में नहीं आना चाहिए था। वह केवल चुपचाप अपने दर्द को सह सकती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, और उसे यहां आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। लेकिन तभी निजी कमरे का दरवाजा खुल गया, और तभी एल्विश अंदर आ गया। हमेशा की तरह। माफ करना, मुझे कुछ काम में देर हो गई थी। अब काम हो गया है। अनन्या, क्या तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है? एल्विश की शांत मुस्कान में एक सहज श्रेष्ठता का भाव था, जब उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमी। तुम यहाँ कैसे आ गए? अनन्या का चेहरा उसे उस हालत में देखकर और भी लाल हो गया और उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मैंने अभी अभी काम खत्म किया है, एल्विश ने हल्के अंदाज में कहा। मुझे पता था कि तुम अपने सहपाठी की जन्मदिन की पार्टी में जा रहे होगे, इसलिए जाहिर है, मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। कमरा अचानक शांत हो गया। जैसे ही एल्विश ने प्रवेश किया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। विशेष रूप से मेज पर बैठी 9 लड़कियां, उनमें से कोई भी अपनी निगाहें उनसे हटा नहीं पा रही थी। यहां तक कि उनके बगल में बैठे उनके प्रेमी भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठे। यह असली नहीं है। क्या ये सच है? क्या उसके हाथ में रोलेक्स डेनोटा है? क्या मैं चीजों को सही से नहीं देख रहा हूं? ये बात सबके मन में तुरंत समझ आ गई, क्योंकि उनके सामने खड़ा एल्विश, उसके पुराने अंदाज वाले एल्विश से बिल्कुल अलग था। रिया द्वारा किए गए बदलाव के बाद उसका महत्व, उसकी उपस्थिति, सब कुछ बदल गया था। अरमानी के परिधान में, कलाई पर चमकती रोलेक्स घड़ी के साथ, उनकी उपस्थिति उनके पुराने स्वरूप से बिल्कुल अलग थी। कहावत है ना, कपड़े इंसान की पहचान बनाते हैं। एल्विश के मामले में यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। अगर अमीर लड़के सड़क किनारे की दुकानों से सस्ते कपड़े पहनकर आएं, बिना किसी स्टाइल या हेयर कट के, तो उन्हें कौन देखेगा? $1 लाख से अधिक कीमत वाली रोलेक्स घड़ी के साथ मामला अलग था।
किसी पुरुष की कलाई पर बंधी घड़ी स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा आकर्षक होती थी, जो एक अमीर आदमी की असली पहचान थी। कहावत के अनुसार गरीब लोग कारों की चमक पर निर्भर रहते हैं, जबकि अमीर लोग घड़ियों पर। और एल्विश रोलेक्स घड़ी पहनकर इसका जीता जागता उदाहरण था। और जहां तक उस बेंटले कार की बात है जिसे वह अभी होटल के बाहर छोड़कर गया था। जब एल्विश ताज मेपल होटल के सामने पहुंचा तो पार्किंग स्थल पहले से ही वाहनों से भरा हुआ था। लेकिन तेज नजर वाले मैनेजर ने तुरंत उनकी बेंटले कार को पहचान लिया और तेजी से वहां पहुंचे और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे वीआईपी आरक्षित पार्किंग क्षेत्र से उनके लिए तुरंत एक जगह खाली कर दें। लेकिन एल्विश को रुतबे की परवाह नहीं थी। जल्दी में उसने एक सामान्य पार्किंग स्थल पर गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद एक BMW 5 सीरीज कार आई। उसमें बैठे व्यक्ति ने देखा कि वीआईपी सीट खाली थी और अब उस पर किसी और का कब्जा हो चुका है, और वह तुरंत गुस्से से भड़क उठा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और लॉबी में घुसकर चिल्लाने लगा कि किसने उसकी सीट छीन ली है। बॉस ने बेपरवाही से बाहर खड़ी उस शानदार बेंटले कार की ओर इशारा किया जो सामान्य पार्किंग स्थल पर लापरवाही से खड़ी थी। BMW चालक एकदम सख्त हो गया। उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। गाड़ी को पहचानते ही उसने एक बनावटी, विनम्र मुस्कान बिखेरी, अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ बुदबुदाया और बिना कोई और शिकायत किए शांतिपूर्वक अपनी गाड़ी चलाकर चला गया। उस क्षण पूरा कमरा अवाक सन्नाटे में डूब गया। हालांकि कोई भी बाहर नहीं निकला था, फिर भी खबर बिजली की तरह फैल गई। एक छात्रा ने चुपके से एल्विश की बेंटले की एक तस्वीर खींची, अपने फोन पर जल्दी से कुछ टाइप किया और हॉन्फने लगी। ये W12 मॉडल है। $300,000 से भी ज्यादा। फोन कमरे में एक चक्कर लगाने लगा और देखते ही देखते सबको पता चल गया। $300,000। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, उनका स्वाभिमान पल भर में चूर चूर हो गया। उन्होंने आज रात सबको प्रभावित करने की उत्सुकता में महंगे उपहारों पर सोच समझकर खर्च किया था। लेकिन आज रात एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो बेपरवाही से बेंटले चला रहा था, उनकी विलासिता उन्हें कचरे जैसी लग रही थी। उन्हें प्रस्तुत करना केवल उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगा। लेकिन कार की कीमत से भी ज्यादा उन्हें एल्विश का व्यवहार चौंका गया। वह शांत था, बेफिक्र, मानो पैसे का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। उसकी ऐसी आभा वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक चकाचौंध कर देने वाली थी। कोई महिला भला ऐसे पुरुष को कैसे ठुकरा सकती है? तुम अनन्या के बॉयफ्रेंड हो, है ना? कक्षा समिति की सदस्य आरोही ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। आप वाकई कमाल हैं। आप क्या व्यवसाय करती हैं? या आरोही रुकी, क्या आप किसी धनी परिवार से हैं? शायद दूसरी पीढ़ी के। एल्विश ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों में से कोई नहीं। मैं तो बस एक सुरक्षा गार्ड हूं। उनकी आवाज स्थिर और पूरी तरह गंभीर थी। लेकिन उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सुरक्षा गार्ड लाखों की घड़ी कैसे पहन सकता है और करोड़ों की बेंटले कार कैसे चला सकता है? सभी लोग उसे हैरानी से देखते रह गए। क्या आजकल सुरक्षा गार्ड का काम वाकई इतना फायदेमंद होता है? कमरे में एक बार फिर सदमे की लहर दौड़ गई। एक लड़के ने हंसते हुए मजाक में कहा, आप सुरक्षा गार्ड का काम कहाँ करते हैं? क्या अभी भर्ती चल रही है? मैं भी उनके साथ जुड़ना और सुरक्षा गार्ड बनना चाहूंगा। वह स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, अन्यथा एक सुरक्षा गार्ड बेंटले जैसी कार कैसे खरीद सकता है? एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी और अनन्या की ओर देखा ताकि वह आगे की बात समझा सके। उन्होंने कहा, आपको उन्हें बताना चाहिए, उन्हें मेरी बजाय आपकी बात पर विश्वास करना चाहिए। अनन्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। दोस्तों, वह वास्तव में मुंबई के एक टेक पार्क में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है, जहां मैं काम करती हूं। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह सचमुच एक सुरक्षा गार्ड है। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या एक सुरक्षा गार्ड? उनकी नजरों में तथाकथित भाग्य का देवता। क्या वह गार्ड की नौकरी कर रहा है? सचमुच, नकली तो नहीं है ना? पहले कुछ लड़के अपने कार्यस्थलों के बारे में शेखी बघारने और अपनी वार्षिक आय के बारे में डींग मारने के बारे में सोचते थे, वे बस दूसरों के सामने खुद को प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन अब जो कुछ वे कहना चाहते थे वह अचानक खोखला सा लगने लगा, क्योंकि एल्विश की तुलना में एक सुरक्षा गार्ड का मामूली पेशा भी अब उनकी पहुंच से बाहर लग रहा था। यह आदमी एक करोड़पति की आलीशान गाड़ी चला रहा था, बड़े गर्व से चल रहा था, और फिर भी वह इतना सादा जीवन जी रहा है कि उसने गार्ड के रूप में काम करने का फैसला किया। उस रहस्योद्घाटन से सभी लोगों के हृदय में बेचैनी दौड़ गई। वे अनन्या से पूछताछ करने के लिए उत्सुक थे। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन वहां काम करना नहीं चाहेगा? कमरे का माहौल जल्द ही अस्त व्यस्त हो गया और अराजकता में तब्दील हो गया। एल्विश के अंदर आते ही सब लोग तनाव में आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान मीरा थी। एक सुरक्षा गार्ड ऐसी कार चला रहा है, और फिर भी इतना आकर्षक है। ये सब बातें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? जैसे ही उसे किसी संकेत की याद आई, उसे अचानक कुछ याद आ गया। क्या ये वही लड़का नहीं था जिसके बारे में उसकी दोस्त अंजलि ने कुछ हफ्ते पहले एक ब्लाइंड डेट के खराब अनुभव के बाद शिकायत की थी?
जैसा कि कहावत है कि पक्षी के पंख एक साथ उड़ते हैं, वैसा ही मीरा और अंजलि के लिए भी कहा जा सकता है। हाँ, अंजलि, वही अंजलि जो हमेशा घमंडी रहती है, पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे पागल है। और मीरा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते, कैफे में उसके द्वारा मचाए गए हंगामे का एक एक शब्द याद रखती थी। अंजलि ने उसे कई बार समझाया था कि उस दिन उस लड़के को मना न करने का उसे कितना अफसोस था, और उससे कहा था कि अगर उसे उस घटना को दोबारा जीने का मौका मिल जाए, तो वह उसके चरणों में गिरने को भी तैयार होगी, भले ही वह उसे नौकरानी की तरह व्यवहार करने दे। उसने मीरा को उसकी एक तस्वीर भी भेजी है। इसलिए जब मीरा ने पहली बार एल्विश को देखा, तो वह उसे देखते ही पहचान गई। रुको, क्या तुम वही लड़के नहीं हो जिसने कैफे में अंजलि के साथ ब्लाइंड डेट की थी? उसने एल्विश के पास आगे बढ़ते हुए अचानक कहा। अंजलि, एल्विश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। नाम याद न आने पर वह उलझन में दिख रहा था, लेकिन उसे नाम जाना पहचाना सा लगा। वो वही लड़की थी जिससे तुम इस महीने की ब्लाइंड डेट के लिए एक बार कैफे में मिले थे, मीरा ने तुरंत स्पष्ट किया। ओह, वो वाला। एल्विश को अब जाकर एहसास हुआ। उसे वह याद आ गई। नाम जाना पहचाना लग रहा था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर यह वही ब्लाइंड डेट थी जो उसकी मकान मालकिन श्रीमती लता ने एक बार तय की थी। मीरा की आंखें चमक उठीं। सच कहूं तो, एल्विश, वो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। वो बहुत ही भौतिकवादी है, मेरे विपरीत, जो हमेशा पैसे के पीछे भागती रहती है। मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैं ज़मीनी हूँ, मैं नाम और दौलत से ज़्यादा मेहनत को अहमियत देती हूँ, और मैं भरोसेमंद हूँ। एक बार शुरू करने के बाद, मीरा खुद को रोक नहीं पाई। वह बोलती ही रही, अपनी तारीफ करती रही, अनन्या की तरफ चोरी छिपे देखती रही, उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। अनन्या को ऐसा आदमी कैसे मिल गया? उसे क्यों नहीं मिला? जैसे जैसे वह बोलती गई, उसे यकीन होता गया कि वह उसके लिए बेहतर साथी है। अगर उसे एल्विश से कुछ और बार बात करने का मौका मिल जाए, तो शायद, सिर्फ शायद, वह अनन्या को भूलकर उसके पास आ जाए। मीरा बोलती रही, और हर नई उपलब्धि के साथ उसकी आवाज और भी तेज होती जा रही थी। जब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने लगभग सब कुछ किया, यहाँ तक कि मैंने गांवों में सामाजिक सेवा के अभियानों में भी भाग लिया। वे सभी बच्चे कितने प्यारे होते हैं, जानते हैं ना? मैं नाच भी सकती हूँ, देखिए। जैज़ डांस। दरअसल, मुझे इसमें अच्छी प्रैक्टिस है। और खाने की तो बात ही मत कीजिए, मुझे स्वस्थ खान पान और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में सब कुछ पता है। विदेश में, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है, जानते हैं ना? और इस तरह वह अपनी खूबियों, अपनी उपलब्धियों, अपने तथाकथित ज्ञान और प्रतिभा का बखान करती रही। बखान करते समय उसने शायद ही कभी सांस ली हो। लेकिन एल्विश ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। दरअसल, वह अनन्या के काफी करीब खड़ा था, जो उसके हल्के फुल्के मजाक पर धीरे से हंस रही थी। उन्होंने मीरा के भाषण जैसे परिचय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आपस में बातचीत की। क्या आपके पास रात के खाने के लिए समय है? शायद अगले हफ्ते किसी और दिन, मीरा ने आखिरकार मुस्कुराते हुए पूछा। गली के उस पार एक नया फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है, ये बहुत ही शानदार है। क्या हम कभी साथ चलें? लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। एल्विश अब वहां मौजूद नहीं था जो उसकी बकवास सुन सके। वह अनन्या के साथ पहले ही जा रहा था, दोनों अब ड्रिंक्स काउंटर के पास खड़े होकर एक साथ फ्रूट जूस पी रहे थे। मीरा की आवाज उसके गले में अटक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सारा समय खुद से ही बातें करने में बिताया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य भीड़ की नजरों से नहीं बच पाया। वे एक दूसरे को देखने लगे, मानो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। मीरा, क्या ये वही घमंडी मीरा है जो कॉलेज में पढ़ती थी? अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है। ये कैसी स्थिति थी? क्या उसे सच में लगता था कि सिर्फ इसलिए कि वह अंजलि के माध्यम से एल्विश को जानती थी, उसे एल्विश के सामने खुद को दिखाने का अधिकार मिल गया था? क्या बेशर्मी से उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना, जबकि उसकी प्रेमिका अभी भी वहीं खड़ी थी? क्या उसे सचमुच विश्वास था कि उसकी सुंदरता और शब्द अनन्या को मात दे सकते हैं? उन सभी के लिए यह विचार हास्यास्पद और पूरी तरह से अविश्वसनीय था। सभी लोग हंसते हुए सिर हिलाते रह गए। मीरा के बगल में, उसके कथित प्रेमी का चेहरा निराशा से सफेद पड़ गया। उसने इतने लंबे समय तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे किसी दूसरे पुरुष के आलिंगन में देखना, वह इसे कैसे सहन कर सकता है? पूरे 1 साल तक, मीरा के सबसे करीब आने का उसका एकमात्र प्रयास उसका हाथ पकड़ना ही था। और उसकी तुलना में, इस दृश्य ने उसे चाकू की तरह चीर दिया। नहीं, बस यही सब खत्म। वह अमीर आदमी लंबे समय में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उसने खुद को समझाया। हाँ, मीरा सिर्फ मेरी है। उसने अपनी आखिरी उम्मीद को थामे हुए खुद को आश्वस्त किया। अगर उसके दोस्तों को पता होता कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो वे शायद हंसते और कहते कि वह पागल है, लेकिन कम से कम वह कोशिश जारी रखने के लिए काफी जिद्दी तो है। जन्मदिन की पार्टी में मीरा के बॉयफ्रेंड को छोड़कर बाकी सभी लोग खूब मजे कर रहे थे। अनन्या भी अपवाद नहीं थी। वह आज इतनी खुश थी कि, हालांकि वह सामान्य दिनों में कभी शराब नहीं पीती थी,
लेकिन आज उसने एक के बाद एक गिलास पीकर आधी मदहोश होने तक शराब पी ली। जब भी टोस्ट का प्रस्ताव रखा जाता, वह खुशी से मुस्कुराती और बिना किसी झिझक के उसमें शामिल हो जाती। रात के अंत तक उसने अपनी क्षमता से कहीं अधिक शराब पी ली थी। अनन्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, उसकी एक सहपाठी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ अनन्या, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? हमें भी जरूर बुलाना, हम तो जरूर आएंगे। दूसरे ने हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाते हुए कहा। अनन्या, मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तीसरे व्यक्ति ने कहा। आज यहाँ उपस्थित हम सभी में से तुमने निश्चित रूप से सबसे अच्छा साथी पाया है। उसकी सहपाठियों ने ईर्ष्या से भरे हुए बार बार टोस्ट किया। उनके साथ आए बॉयफ्रेंड ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और एल्विश के सम्मान में अपने गिलास उठाकर टोस्ट किया। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी तुलना इतने धनी व्यक्ति के कद से की जाए, इसलिए वे केवल हंस सकते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए और अच्छे मन से शराब पीते हुए उनका अभिवादन कर सकते थे। हर टोस्ट के लिए एल्विश सम्मानपूर्वक अपने जूस का गिलास उसकी जगह पर उठा लेता था। आखिरकार उन्हें वापस भी तो गाड़ी चलानी है और इतनी दूर तक गाड़ी चलाकर आने के बाद उन्हें ही अनन्या को घर तक छोड़ना होगा। वह नशे में नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे दौर तक अनन्या का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था, वह लड़खड़ाकर चलने लगी थी। उसने लगभग आधी बोतल तेज शराब पी ली थी, जो उसके जैसी किसी व्यक्ति के लिए घातक मात्रा थी। एल्विश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस पर हंसना चाहिए या उसे डांटना चाहिए, लेकिन वह ये भी जानता था। आखिरकार, ये तो उम्मीद के मुताबिक ही था कि पुराने सहपाठी पुनर्मिलन समारोह में शराब के साथ जमकर जश्न मनाएंगे। पार्टी खत्म होने तक सभी लोग नशे में धुत हो चुके थे। आधी नशे में धुत और लड़खड़ाती हुई अनन्या ने एल्विश को गले लगा लिया, जिसके पास उसे सहारा देकर पार्किंग तक ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में, एल्विश अपनी बेंटले कार से अनन्या को घर ले आया। यात्रा के आधे रास्ते में, अनन्या अचानक जाग उठी, उसके पेट से अचानक कुछ हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए। ओह नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी थोड़ी भूख लगी है, उसने शर्माते हुए कहा और अपना पेट सहलाया। एल्विश हंसा, उसकी नजरें उसकी आंखों से मिलीं और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अभी घर नहीं चलते। आधी रात को कुछ खाने चलें। ताज मेपल होटल में भोजन शानदार तो था लेकिन निराशाजनक था। खाने की प्रस्तुति तो शानदार थी, लेकिन खाना बेस्वाद था और पेट भरने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अब उस घटना को याद करते हुए एल्विश को अपने पेट के बारे में बुरा लगने लगा। इसलिए उन्होंने खाने पीने की दुकानों से सजी एक व्यस्त सड़क के कोने पर रुकने का फैसला किया। तली हुई मसालों, भुने हुए मांस और तेल के चटकने की तेज गंध हवा में फैली हुई थी। वे मसालेदार एग रोल बेचने वाले एक फूड स्टॉल पर रुके और उन्हें पहली ही बार में उसका स्वाद बहुत पसंद आ गया। ये तो वाकई बहुत अच्छा है, एल्विश ने पहला निवाला लेते हुए कहा। वह इस साधारण से व्यंजन के जबरदस्त स्वाद से हैरान था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग कहते हैं कि स्ट्रीट फूड अक्सर बढ़िया खाने को भी मात दे देता है। वे अपना खाना खाते खाते बीच में ही थे कि अचानक एल्विश की नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े एक परिचित व्यक्ति पर टिक गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया। क्या ये सत्यांश नहीं है? इस समय वह यहाँ क्या कर रहा है? सत्यांश हाई स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेलते थे और लगभग हर दिन साथ में घर जाते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, भले ही उन्होंने सालों से एक दूसरे को ज्यादा नहीं देखा था। एल्विश चिल्लाने ही वाला था कि उसने कुछ असामान्य देखा। एक छोटी स्कर्ट और काले टॉप में एक लड़की सत्यांश की ओर दौड़ी और बिना अभिवादन किए ही उसे इतनी कसकर गले लगा लिया कि एल्विश उनके चेहरों को एक दूसरे से चिपका हुआ देख सका। ये दृश्य देखकर एल्विश स्तब्ध रह गया। वे सच में बहुत करीब हैं, है ना? अनन्या ने उत्सुकता से आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाकर उससे कहा। जिस तरह से उसने उसे गले लगाया, उससे तो यही लगता है कि वे सिर्फ दोस्त से बढ़कर हैं, है ना? एल्विश ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी। लगता तो ऐसा ही है, वरना वह उससे इतनी मजबूती से चिपकी न रहती। मानो संकेत मिलते ही सत्यांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में भी उतनी ही चिंता थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अब से कम शराब पियोगे? देखो तो जरा, खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप इस तरह से हद से ज्यादा नहीं कर सकते। वह महिला, जो स्पष्ट रूप से नशे में थी, आधी मुस्कान के साथ बुदबुदाई, अरे छोड़ो भी। यह एक पुनर्मिलन था, हर कोई शराब पी रहा था और मैं अलग थलग नहीं दिखना चाहती थी। कुछ अतिरिक्त गिलास पीने में क्या हर्ज है? सत्यांश ने एक बेबसी भरी आह भरी और उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई। ये घुल मिल जाने की बात नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। तुम बहुत ज्यादा शराब पी लेते हो और अंत में मुझे ही तुम्हें घर ले जाना पड़ता है। चलो अब, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें चलना शुरू कर देना चाहिए। महिला बेफिक्र होकर हंस पड़ी और अपने फोन के साथ लड़खड़ा गई। रुको, मैंने अपने उबर ऐप को हमारे गुप्त कोड से लॉक कर दिया है। तुम्हें याद है ना वो कोड?
जिस दिन तुमने मुझे अपने प्यार के बारे में सब कुछ बताया था। सत्यांश की भौहें तन गईं। उसने वह तारीख टाइप की जो उसे याद थी, वह तारीख जो उसके दिमाग में इस कदर बैठ गई थी कि वह भूल नहीं सकता, लेकिन तभी फोन पर एक अलर्ट की आवाज आई। गलत पासवर्ड। उसने एक बार फिर कोशिश की। फिर से गलत। उसके सीने में एक गांठ सी बन गई। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता था, मैं तारीख नहीं भूला था। यह 1 अप्रैल थी। मुझे तो ये फूल अपने हाथों में पकड़े हुए भी याद हैं। फोन ने उसे फिर से मना कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसके मन में एक बेचैन करने वाला विचार आया। अब केवल एक ही स्पष्टीकरण बचा था, वह उनकी सालगिरह की बात नहीं कर रही थी। सत्यांश लड़खड़ाती आवाज में धीरे धीरे बोलते हुए बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। बताओ, हमारी सालगिरह किस तारीख को है? उस महिला ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसके होठों पर नशे में धुत हंसी थी। वह उसकी आंखों में उमड़ रही उथल पुथल से अनभिज्ञ थी। सत्यांश, बेवकूफी मत करो। तुम ये कैसे भूल सकते हो? याद है, तुमने सबके सामने समुद्र तट पर फूलों के बीच मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। ये 9 अगस्त 2023 की बात है। कभी कभी आप कितने बेवकूफ हो सकते हैं। कुछ देर तक सत्यांश चुपचाप वहीं खड़ा रहा, उसका सीना भारी हो गया था। अंततः कांपती उंगलियों से उसने 8,92,023 अंक दर्ज किए। फोन तुरंत अनलॉक हो गया। एल्विश एकदम सन्न रह गया, पूरी तरह से सदमे में था। उसके पास खड़ी अनन्या भी उसे देखकर दंग रह गई। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं, मानो वे जो कुछ सुना था और स्थिति की बेतुकीपन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हों। उन दोनों को ही बेचारे सत्यांश के प्रति अचानक सहानुभूति का अनुभव हुआ। विशेषकर एल्विश, वह हमेशा से उन्हें एक ईमानदार, दयालु और विनम्र व्यक्ति मानता था। हालांकि किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि कुछ ड्रिंक्स के बाद उसकी प्रेमिका इस तरह का सच उगल देगी। उसके नशे में धुत शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि उसका दिल अभी भी उसके पूर्व प्रेमी के लिए धड़कता है। यहां तक कि उसके फोन का पासवर्ड भी आश्चर्यजनक रूप से उसके पिछले रिश्ते की सालगिरह की तारीख ही थी। कुछ ही दूरी पर सत्यांश, जो अभी भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था, अवाक रह गया। उसके लिए सोफी के हर शब्द का घाव आसपास की आवाज से भी गहरा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो पिछले 40 सेकंड एक जीवन काल के लिए खींच गए हों, और हर पल उसके सीने में और भी गहरा घाव कर रहा हो। उसके चेहरे पर तटस्थ भाव थे, लेकिन उसकी कसकर भींची हुई मुट्ठियां और उसके द्वारा ली गई गहरी सांसें उसके आंतरिक संघर्ष को उजागर कर रही थीं। काफी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार उन्होंने खुद को कुछ कहने के लिए राजी किया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। आपने मुझे अपने फोन में किस संपर्क के माध्यम से सेव किया? नशे में धुत सोफी, जिसका दिमाग पहले से ही भ्रमित था, अपने पूर्व प्रेमी के बारे में सोचते हुए अनायास ही लड़खड़ाकर बोलने लगी। प्यार। सत्यांश का चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया क्योंकि उसने अभी अभी उसके फोन पर अपना नंबर चेक किया था, उसमें उसका नाम नहीं था। जैसे ही उसने उसका फोन अनलॉक किया और व्हाट्सएप पर उन्हीं शब्दों को खोजना शुरू किया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पलक झपकते ही एक पुरुष की प्रोफाइल पिक्चर वाला एक कॉन्टैक्ट दिखाई दिया, जिसमें वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। यही वह प्रेम था। सबसे पास बैठे एल्विश ने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन लिया था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक हल्की सी आह भरी। मेरा दोस्त, उसकी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। क्योंकि एल्विश सत्यांश को अपने हाई स्कूल के दिनों से अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। सोफी के लिए सत्यांश एक भरोसेमंद बैकअप से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसके साथ रहेगा जब उसके विचार और उसका दिल पूरी तरह से किसी और के साथ होंगे। ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर ही किसी का सीना कस जाता था। ये सोचना भी मुश्किल है कि इस समय उसके दोस्त को कितना दर्द हो रहा होगा। सत्यांश ने अपने जीवन में 100 से अधिक कष्ट के क्षण देखे थे, लेकिन ये क्षण उनके सामने कहीं भी नहीं ठहरते। अब उसे वहां खाली आंखों से खड़ा देखकर, जब सोफी के नशे में डूबे शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे थे, एल्विश को अपने सीने में भयंकर लाचारी महसूस होने लगी। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सहानुभूति और जिज्ञासा से भरी धीमी आवाज में बोली, क्या आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं? एल्विश ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हम कई साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह हमेशा से ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन सतह के नीचे, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि वह इस समय बहुत पीड़ा झेल रहा है। अनन्या ने आह भरी, उसकी आवाज कोमल थी। ये बहुत बुरा होगा, उसे अपना सब कुछ दे देना और यह जानना कि वह अभी भी किसी और के साथ अतीत में उलझी हुई है। हाँ, सचमुच एक आपदा। इसके लिए यही एक शब्द है, एल्विश ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। उसने दांत पीस लिए, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह एक निजी मामला है। चाहे कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों न लगे, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उसी क्षण सत्यांश ने व्हाट्सएप नंबर पर टैप किया और कॉल बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में कॉल लग गई। उसकी आवाज कर्कश, भारी और भावनाओं को दबाने की कोशिश करती हुई लग रही थी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं लाइव लोकेशन शेयर कर रहा हूँ।
लोअर सिटी के बांद्रा बार में आइए और सोफी को ले जाए। वह नशे में है और मैं आज उससे और निपटना नहीं चाहता। उसने हड़बड़ी में फोन काट दिया, सोफी को फोन वापस दे दिया और बिना कुछ कहे मुड़ा और बार से बाहर चला गया। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे, हालांकि वह अपने अंदर उमड़ते आंसुओं को रोकने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। और इस तरह वह भीड़ में गायब हो गया, उसके अंतिम शब्द हवा में गूंजते रह गए। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारा अतीत था, लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति है कि तुम अभी भी उसी अतीत में जी रहे हो। एल्विश और अनन्या वहीं अकड़े हुए खड़े थे, उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने वह पूरा भयावह दृश्य घटते हुए देखा था। ये लड़का, एल्विश ने धीमी आवाज में कहा, ये सचमुच बहुत दुखी है। अनन्या ने सिर हिलाते हुए चिंता जताते हुए कहा, यह बहुत दुखद है। वह उसे सब कुछ मानता है, लेकिन क्यों अनन्या के लिए वह सिर्फ एक विकल्प है और हर समय वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ ही रहती है। वह एक पल के लिए चुप हो गई, फिर एक बार फिर आह भरी, ये सचमुच बहुत दुखद है। एल्विश ने अपनी जैकेट को ठीक किया और मन बना लिया, एक पल यहीं रुको, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, फिर मुझे उसे ढूंढना है। मैं अपने दोस्त को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी होगी, कम से कम उसे इस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश तो करनी ही होगी। अनन्या ने हमेशा की तरह दयालुता दिखाते हुए जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पास में ही रहती हूँ, अगली इमारत के ठीक सामने। मैं चल सकता हूँ। आपको जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाना चाहिए, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। एल्विश ने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम्हें यकीन है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सामने वाली इमारत तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी है। अनन्या ने हैरानी से पलकें झपकाईं और अविश्वास से अपना सिर झुकाया। रुको, क्या यह मेरी इमारत का प्रवेश द्वार नहीं है? एल्विश ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसे घर ले जाने पर उसके जोर देने का कारण ठीक यही था कि उसे दिशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने रूखेपन से कहा, वह इमारत एक दफ्तरों की इमारत है। आपका घर 10 किलोमीटर दूर दादर के पास है। मुझे ये मत बताना कि तुम फिर से भटकने और खुद को खो देने वाले थे। अनन्या शर्म से आंखें चौड़ी कर बैठी और उसका चेहरा लाल हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको, सच में, यह मेरा घर नहीं है। उसकी निगाहें एक बार फिर इमारत पर पड़ी, फिर उस पर। क्या मैंने फिर से गलती कर दी? एल्विश ने आधी हंसी और आधी झुंझलाहट के साथ कराहते हुए कहा, हर बार। अगली बार जब मीरा या अंजलि जैसा कोई अतीत एल्विश के सामने आएगा, तो क्या वह अनन्या का हाथ थामे रखेगा, या वह अपनी गार्ड वाली ड्यूटी निभाते हुए खुद को इस कहानी से बाहर कर लेगा? अगर अनन्या को रास्ता याद नहीं रहता, तो क्या एल्विश जानबूझकर उसे गलत रास्तों पर ले जाएगा ताकि उसे उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले? बेंटले, रोलेक्स और वह रसूख, क्या एल्विश वाकई सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है, या वह किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह अपनी असली पहचान छिपा रहा है? सत्यांश की हालत देखने के बाद क्या एल्विश के मन में यह डर बैठ गया है कि अनन्या भी उसे कभी सिर्फ एक बैकअप या नकली बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर सकती है? क्या एल्विश का सत्यांश को ढूंढने का फैसला सिर्फ दोस्ती थी, या वह खुद को अनन्या के करीब आने से रोकने के लिए किसी बहाने की तलाश में था? क्या होगा अब इस कहानी में आगे, तो सुनते रहिए डेस्टिनी बिलेनियर सिर्फ सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर।